हेलो एवरीवन, जीटी अपडेट्स में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम रेरा की सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम 1 बाय 1 रेरा के सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आज के इस रेरा 02 के वीडियो का टॉपिक है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन। जैसे जीएसटी पे करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, वैसे ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो आज का हमारा ये वीडियो है वो रेरा सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हम किसे कहेंगे, ठीक है। फिर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है या नहीं है, और कोई एग्जाम्पशन लिमिट दी गई है तो वो कौन सी एग्जाम्पशन लिमिट है जिसके तहत हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो चलेगा, और कब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करवाना है। और मेन बात, अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना ज़रूरी है और नहीं करवाया है तो उसके लिए कितनी पेनल्टी है। तो ये सब हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब बने रहे आखिर तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट किसे कहते हैं एज पर रेरा एक्ट, क्योंकि हमको रजिस्ट्रेशन ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का करवाना है। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। तो आइए डिटेल्स में समझते हैं। एज पर सेक्शन 2Z सब सेक्शन ZM ऑफ रेरा एक्ट 2016, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मीन द डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग और अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ अपार्टमेंट, यानी कि कोई एक बिल्डिंग को बनाना और ऐसी बिल्डिंग को बनाना वो वहाँ पे एक से ज़्यादा अपार्टमेंट हो, और कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और अ पार्ट देयर ऑफ इनटू अपार्टमेंट, और द डेवलपमेंट ऑफ लैंड इनटू प्लॉट्स और अपार्टमेंट एज द केस में भी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड्स लेके डेवलपर उनको अलग अलग प्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर प्लॉटिंग का जो स्कीम होता है वो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट गिना जाएगा। अभी ये मेन चीज़ है, क्योंकि जो ऊपर जो भी बिल्डिंग्स हमने बनाई है, जो भी प्लॉटिंग की स्कीम है, तो वो उसका पर्पस सेलिंग का होना चाहिए। तो फिर ये पैरा क्या बोलते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग ऑल और सम ऑफ द सेड अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स और बिल्डिंग एज द केस में भी। एंड वो इंक्लूड करता है कॉमन एरिया, द डेवलपमेंट वर्क, ऑल द इम्प्रूवमेंट एंड स्ट्रक्चर देयर ऑन, एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट राइट्स एंड अपार्टमेंट्स बिलोंग देयर टू। तो ओवरऑल मतलब यही होता है कि अगर डेवलपमेंट्स ऑफ बिल्डिंग हुआ और वो कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर देन वन अपार्टमेंट या यूनिट्स हुआ, और उसका पर्पस कमर्शियल यानी सेलिंग पर्पस से हुआ, फिर भले वो एक ही यूनिट हो या एक से ज़्यादा 100% सेलिंग हो, वो मैटर नहीं करता है। अगर कमर्शियल पर्पस रहा तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में गिना जाएगा एज पर रेरा एक्ट। एक बार हमारा प्रोजेक्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में आ गया तो फिर उसका हमको प्रायर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। हाँ, रेरा एक्ट में प्रोजेक्ट का प्रायर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी ऐसा नहीं है कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे, मार्केटिंग स्टार्ट कर दे, बुकिंग लेना स्टार्ट कर दे, सेल करना स्टार्ट कर दे, उसके बाद रेरा रजिस्ट्रेशन करे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रेरा में प्रायर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो आइए सेक्शन 3 ऑफ रेरा एक्ट 2016 वो प्रायर रजिस्ट्रेशन की सेक्शन है, वो क्या कहती है उसके बारे में। सबसे पहले ये प्रमोटर्स और प्लानिंग एरिया का जो डेफिनेशन है, हम ये रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया देखने के बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पहले रजिस्ट्रेशन क्या सेक्शन क्या कहना चाहता है वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले नो प्रमोटर सेल एडवर्टाइज मार्केट बुक सेल और ऑफर फॉर सेल, यानी यही हमने जो बात की कि कोई भी प्रमोटर अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो उसका पहले रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, मार्केटिंग नहीं कर सकता, बुकिंग नहीं ले सकते, सेल नहीं कर सकते, और ऑफर फॉर सेल भी नहीं कर सकते। और इनवाइट पर्सन टू परचेज इन एनी मैनर एनी प्लॉट अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में भी इन एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और पार्ट ऑफ इट इन एनी प्लानिंग एरिया, यानी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो प्लानिंग एरिया में है वही हम रेरा के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल गिनेंगे। यानी जो भी प्रोजेक्ट आउटसाइड प्लानिंग एरिया रहेंगे वो उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। प्लानिंग एरिया क्या है वो हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अभी हम देखते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक एक्सेप्शन है, जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, यानी जब भी ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 1 मई 2017 को, तो उस दिन से पहले अगर कोई प्रोजेक्ट चालू है, यानी इन कंटिन्यूएशन है, बिल्डिंग अभी बन रही है और उसका बीयू परमिशन अगर नहीं आया है, ठीक है, तो वो वाले प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट गिने जाएंगे। तो ये एक्सेप्शन क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट प्रोजेक्ट दैट आर ऑन गोइंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट
एंड फॉर विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज़ नॉट बीन इशूड, यानी अभी तक BU परमिशन नहीं आया है। तो ऐसे केस में प्रमोटर्स को रेरा में एप्लीकेशन देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी अगर BU परमिशन हमारा 1 मई 2017 से पहले आ गया है तो उसको रेरा अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। अगर BU परमिशन 1 मई 2017 के बाद आया है तो वो ऐसे प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर करना कंपलसरी है। तो हमने देखा कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एरिया में है वही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो अभी अथॉरिटी के पास वो पावर है, अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ एलओटीज, अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वो बियॉन्ड द प्लानिंग एरिया है यानी आउटसाइड द प्लानिंग एरिया है, तो ऐसे केस में अथॉरिटी एक स्पेशल ऑर्डर निकाल के वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, इवन इफ दैट प्रोजेक्ट आर आउटसाइड द प्लानिंग एरिया, वो प्रोजेक्ट को इंसिस्ट ऑर्डर पास करके कर सकती है कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि रेरा में रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एग्जाम्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्शन है, जो प्रोजेक्ट रियल एस्टेट हमारा प्रोजेक्ट है वो बियॉन्ड आउटसाइड द प्लानिंग एरिया रहेगा तो वो पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड है, अगर आपका लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से एक्सीड नहीं होता है और दो अपार्टमेंट, जितने भी अपार्टमेंट हम बनाने वाले हैं वो यूनिट्स अपार्टमेंट 8 से ज़्यादा नहीं होता है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब ऐसे केस में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है। ये जो थ्रेशोल्ड का लिमिट है 500 स्क्वायर मीटर एंड 8 यूनिट्स, अगर ये कंडीशन विद इन द प्लानिंग एरिया है तब भी ये कंडीशन अप्लाई होगी, तभी भी एग्जाम्शन अवेलेबल रहेगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। अभी एक चीज़ है ये है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी स्टेट वाइज अथॉरिटीज़ क्रिएट की है, तो अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये लिमिट रिड्यूस करनी चाहिए तो वो अपने हिसाब से रिड्यूस कर सकता है और वो एग्जाम्शन में ऐसे अमेंडमेंट ला सकते हैं। तीसरा एग्जाम्शन है वो अवेलेबल है उस कैटेगरीज को जिसका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग था। ऑनगोइंग यानी हमने पहले डिस्कस किया था कि जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट 1 मई 2017 के पहले आ गया है, उस प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, भले भी वो प्लानिंग एरिया के अंदर हो या आउटसाइड प्लानिंग एरिया हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट को एग्जाम किया गया है रेरा के एक्ट से। फिर एग्जाम्शन कैटेगरी है वो बहुत क्रूशियल है, ये रिनोवेशन और रिपेयर और रीडेवलपमेंट, जो ये तीनों एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे मार्केटिंग, कोई प्रकार की मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं है, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग और न्यू अलॉटमेंट नहीं है। यानी सपोज किसी रीडेवलपमेंट केस में 10 मेंबर है, 10 मेंबर को ही बना के उसी 10 मेंबर को ही सोल्ड करना है, उसी 10 मेंबर के लिए रिपेयर रिनोवेशन करना है, तो उस केस में एग्जाम्शन अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर किसी एक आउटसाइडर पर्सन को अलॉट किया, सेल किया वो 10 अदर देन वो एग्जिस्टिंग मेंबर, तब उस केस में ये एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो उस केस में ये रेरा का एक्ट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एप्लीकेबल हो जाएगा। हमने रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में देखा था वर्ड्स प्रमोटर, तो आइए अब डिटेल में समझते हैं प्रमोटर किसे कहते हैं, क्योंकि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है उसको डेवलप करने वाले को प्रमोटर ही कहते हैं। तो ये प्रमोटर की डेफिनेशन में किस पर्टिकुलर कैटेगरीज के पर्सन को इंक्लूड किया गया है, आइए हम डिटेल में समझते हैं। ये सेक्शन रेरा एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन ZK में दिया गया है। तो प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट और कॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड एन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग और अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ अपार्टमेंट्स और कन्वर्ट्स एन एक्जिस्टिंग बिल्डिंग और अ पार्ट देयरऑफ इनटू अपार्टमेंट। तो ये बेसिकली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो क्लॉज 1 था वही का वही है। जो भी पर्सन बिल्डिंग को बनाता है या बनाने में मदद करता है तो वो पर्सन प्रमोटर्स की डेफिनेशन में आएगा। थर्ड पॉइंट है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग ऑल और सम ऑफ द अपार्टमेंट टू अदर पर्सन एंड इंक्लूड्स हिज असाइनी, यानी जो कंस्ट्रक्ट किया है बिल्डिंग उसका पर्पस उसको सेल करने के लिए ही होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है अ पर्सन हु डेवलप्स लैंड इनटू अ प्रोजेक्ट, यानी कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर लैंड को प्रोजेक्ट में डेवलप्स करता है तो वो कैटेगरी के पर्सन भी प्रमोटर में आ जाएंगे। फिर थर्ड कैटेगरी में आता है डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक बॉडी, जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से डेवलप करते हैं और EWS स्कीम होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना होती है, ऐसे ही गवर्नमेंट
प्रोजेक्ट जो लॉन्च होते हैं, जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए होते हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट उसको भी वो रेरा में कवर किया गया है। नंबर में है एन अपेक्स स्टेट लेवल कोऑपरेटिंग हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी एंड प्राइमरी कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी विच कंस्ट्रक्ट्स, यानी ये 2 कैटेगरी है, स्पेसिफिकली नाम दे दिया है तो उसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर 5th कैटेगरी में आता है एनी अदर पर्सन हु एक्ट हिमसेल्फ एज ए बिल्डर, डेवलपर, एस्टेट डेवलपर। तो इस कैटेगरी में जनरली रीडेवलपमेंट के केस फॉल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो बिल्डर के पास होती है, लैंड की ओनरशिप नहीं होती है, लैंड की ओनरशिप सोसाइटीज़ के पास होती है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो ऐसे केस 5th नंबर की कैटेगरी में कवर होगी। तो रीडेवलपमेंट में भी जो बिल्डर होंगे उसको भी प्रमोटर गिना जाएगा और सोसाइटी को भी जॉइंट प्रमोटर गिना जाएगा। भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्ट और डेवलप करते हैं लैंड को, तो वो पर्सन अलग होते हैं और जो सेल करते हैं वो पर्सन अलग होते हैं। तो ऐसे केस कहाँ पे कवर होंगे? तो ऐसे केस 6th नंबर पे कवर होंगे। सच अदर पर्सन हु कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग और अपार्टमेंट फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। तो उसमें क्या होगा कि जो पर्सन होता है जो कंस्ट्रक्ट और बिल्डिंग बनाते हैं वो लोग पर्सन अलग होते हैं, और जो पर्सन सेल्स करते हैं वो अलग पर्सन होते हैं। तो ये केस में दोनों के दोनों पर्सन प्रमोटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो लोग जॉइंटली लाइबल होंगे फॉर द ऑल फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाई अंडर दिस एक्ट। आइए तो अब दूसरा क्रूशियल पार्ट समझते हैं। पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हमने एक वर्ड देखा था प्लानिंग एरिया। जो भी प्रोजेक्ट प्लानिंग एरिया में फॉल होगी वही रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल रहेंगे। तो ये प्लानिंग एरिया क्या है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं। प्लानिंग एरिया मीन्स अ प्लानिंग एरिया और डेवलपमेंट एरिया और लोकल प्लानिंग एरिया और रीजनल डेवलपमेंट प्लान एरिया बाय वॉट एवर नेम कॉल। भी जहाँ पे डेवलपमेंट एरिया प्लानिंग एरिया डिक्लेयर करते हैं, जो भी कॉरपोरेशन की लिमिट होती है, तो वो सारे के सारे प्लानिंग एरिया के डेफिनेशन में आ जाएंगे। और एनी अदर स्पेसिफाइड एज सच बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी उनको वो अगर स्पेसिफाइड करता है कि ये प्लानिंग एरिया है, तो वो पर्टिकुलर एरिया प्लानिंग एरिया में कवर हो जाएगा। and includes any area designated by the appropriate government or the competent authority to be a planning area। यानी अभी जो डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन वो फ्यूचर में प्लानिंग एरिया हो सकते हैं, तो वो एरिया भी प्लानिंग एरिया की डेफिनेशन में आ सकता है। फिर जो बेसिकली टाउन प्लानिंग अथॉरिटी होती है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अथॉरिटी होती है, तो जनरली इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीपी बोलते हैं। तो जहाँ पे भी टीपी होता है वो प्लानिंग एरिया की डेफिनेशन में होता है। अदर आउटसाइड द टीपी वो प्लानिंग एरिया में नहीं आता है। अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उसके लिए क्या पेनल्टी है? तो आइए डिटेल में देखते हैं उसके लिए क्या पेनल्टी है। इफ़ एनी प्रमोटर कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 आर रिगार्डिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो अभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन अगर किसी प्रमोटर ने नहीं करवाया है तो उसके लिए जो पेनल्टी है वो 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है, यानी वो एक्सटेंडेड अप टू 10% है, यानी फिक्स 10% नहीं है, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो अप टू 10% तक हो सकती है। ठीक है, तो आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं वो कितनी हो सकती है। अगर केस 1 में देखें तो अगर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 करोड़ है तो उसकी पेनल्टी अप टू 1 करोड़ तक जा सकती है। अगर 25 करोड़ है तो 2.5 CR तक उसकी पेनल्टी कॉस्ट जा सकती है। फिर 50 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है तो उसकी पेनल्टी अप टू 5 करोड़ तक जा सकती है। फिर अगर 100 करोड़, सॉरी ये 10 करोड़ लिखा है, 100 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है तो उसकी पेनल्टी कॉस्ट 10 करोड़ तक जा सकती है। ये तो थी पेनल्टी की बात। अभी पनिशमेंट में क्या है? तो पनिशमेंट पे अगर वो कंटिन्यूसली ऑर्डर, जो पेनल्टी का ऑर्डर होता है वो कंटिन्यूसली फॉलो नहीं करते, पेनल्टी टाइम टू टाइम नहीं भरते, तो फिर उनको जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट वो 3 साल तक की हो सकती है जेल। और जो भी 10% का पेनल्टी था वो फर्दर एक्सटेंडेड अप टू 10% तक हो सकता है। तो ये एक बार पेनल्टी का ऑर्डर निकल जाता है, फिर उसको वो पेनल्टी का ऑर्डर भी फॉलो नहीं करते तो वो ना ऑर्डर फॉलो करने का नतीजा जेल भी हो सकता है और फर्दर 10% पेनल्टी भी हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर आप भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन पे ज़रूर टिक कर दीजिएगा, यानी हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें।